मेरे पापा अगर उस समय नहीं गुजरे होते, मैं जरूर ये बात उनके साथ शेयर करती। मैं बताती उनको कि इस शख्स ने ऐसा किया मेरे साथ, मैं जरूर बताती उनको, और वो इस बंदे की खटिया खड़ी कर देते। लेकिन क्योंकि मैंने किसी और को अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं माना, किसी और को अपना माना ही नहीं सिवाय अपने पापा के, तो मैंने ये बात किसी और से शेयर नहीं की। इस इंसान को समझना चाहिए। तो क्या हुआ अगर किसी बच्ची का बाप नहीं है, तो क्या हुआ? आप जो गलत है वो गलत है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने करियर की चिंता किए बिना सच बोलते हैं। एक ऐसी ही एक्ट्रेस इस समय हमारे साथ हैं। शर्लिन, आपका बॉलीवुड लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शर्लिन, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं कि जो ट्वीट आपने रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट से किए हैं और साजिद खान के बारे में जो सच और खुलासा किया है, तो मैं उस इंसिडेंट को याद करने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं और दर्शक भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि ये कब हुआ और किस सिलसिले में आपने उनसे मुलाकात की थी जब ये हादसा आपके साथ हुआ। दरअसल मैं इस बात का खुलासा बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अ, बहुत ही शर्मनाक वाक्य था ये। लेकिन परसों जब मैं जिया खान की डॉक्यूमेंट्री पढ़ रही थी, जिसका नाम है डेथ इन बॉलीवुड, तब मेरे जख्म ताज़ा हो गए और मैं सोच में पड़ गई। इस बात की सोच में पड़ गई कि मैंने अभी तक साजिद खान के करतूतों के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं। और समझ में आया कि मैंने खुद को ही दोषी माना। और क्यों माना, मैंने खुद से सवाल किया, क्यों? मैंने जो करतूत उसने की उसके लिए मैंने खुद को दोषी क्यों ठहराया? शायद इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर मैं उसके पास नहीं जाती, उससे नहीं मिलती, शायद मेरा शोषण नहीं होता। क्योंकि मैं गई मिलने, मैंने खुद को कसूरवार ठहराया। और ऐसा अक्सर होता है, बहुत आसान होता है हमारे लिए खुद को कसूरवार ठहराना, और बहुत मुश्किल होता है सच का सामना करना। सच्चाई ये है कि अप्रैल 2005 में मैंने अपना बाप खोया था। पापा के गुजर जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि मैं पापा की चहेती थी। पापा मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, मेरे मेंटोर थे, मेरे एंकर थे, मेरे सब कुछ थे। उनके गुजर जाने के कुछ ही दिन बाद साजिद खान से मेरी बात हुई। फिल्म में काम दिलाने के सिलसिले में उन्होंने मुझको बुलाया, और अपने घर पर, और उन पर विश्वास करके उनसे मिलने चली गई थी मैं। जरा भी डाउट नहीं आया कि क्या कुछ गलत हो सकता है, क्या मेरा शोषण होगा। बिल्कुल नहीं, इस तरह के ख्याल बिल्कुल नहीं आए दिमाग में। लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह की बातचीत हुई और जो हरकतें की उन्होंने, वो सब देखकर मेरा मनोबल टूट गया था। बहुत समय लगा मुझको खुद को मजबूत बनाने में। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ, जब मैं उस वाक्य को याद करती हूँ, तो शर्मिंदा महसूस करती हूँ। खुद से पूछती हूँ, क्यों क्यों गई थी मैं उससे मिलने, क्यों? मैं तब एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी, एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस, और अच्छे निर्देशकों से मिलना, निर्माताओं से मिलना, यही तरीका होता है नेटवर्किंग का। और जब कॉल आया तो गई मैं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं नहीं जाती तो शोषण मेरा नहीं किसी और का होता। कोई ना कोई तो जाती है उससे मिलने के लिए।
कुछ साल पहले जब मीटू के चलते अनेक लड़कियों ने शिकायत करना शुरू किया साजिद खान के खिलाफ, तब समझ में आया मुझे कि कसूर मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं क्यों गई, मैं क्यों गई, मैं क्यों गई? नहीं, उसने ऐसी हरकत क्यों की? उसने अपना लिंग क्यों दिखाया? लिंग प्रदर्शन क्यों किया? लिंग का स्पर्श क्यों करवाना चाह रहा था? क्यों? सवाल ये होने चाहिए, ये नहीं कि मैं क्यों गई, मैं क्यों गई, मैं क्यों गई। मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे काम की तलाश थी। तो यू नो शरीन, आपने अभी काफी महत्वपूर्ण बात कही कि एक्चुअली ऐसा होता है जब भी किसी लड़की या महिला के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, वो अपने आप को दोष देना शुरू कर देती है। वो आपके साथ भी हुआ क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह से रही है कि लड़की को ही दोष दिया जाता है। लेकिन जब आप उस इंसिडेंट के बाद अपने आप को दोष दे रही हैं तो ये लाजमी बात होगी कि ये आपके दिमाग में आया होगा कि ये इंसिडेंट अब और लोगों को पता चलेगा और एक लड़की के तौर पर आपकी इमेज और खराब होगी। तो उस सारे ट्रोमा से उस वक्त आप कैसे डील कर पाई और किन लोगों ने आपकी मदद की और आपने किस तरह से उस चीज को अपने सिस्टम से थोड़ा बहुत भुलाने की कोशिश की? मैं उस समय इतनी डरी हुई थी, टूटी हुई थी कि मैंने इस वाक्य के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, अपने परिवार वालों से भी इस वाक्य को छुपा कर रखा, ये सोचकर कि अगर उन्होंने पूछा कि मैं क्यों गई उससे मिलने, तो मैं क्या कहूँ? मुझे ऐसा लगा नहीं, नहीं, इस बात को अपने दिल में दबा कर रखते हैं और कुछ दिन बाद इस बात को मैं भुला दूंगी और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस बात को मैं भुला नहीं सकी, आज तक नहीं भुला सकी। शायद अगर मेरे पापा जीवित होते मैं उनसे जरूर इस वाक्य के बारे में शेयर करती, क्योंकि पापा के साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिश्ता था। उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, अपना सब कुछ मानती थी मैं। लेकिन जब पापा गुजर गए तब मुझे लगा नहीं, चलो इस बात को दिल में दबा कर रखते हैं, किसी से शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या मतलब निकालेंगे। और आज हिम्मत जुटाकर ये बात रख रही हूँ आपके सामने। आज समझ में आ रहा है मुझे कि कसूरवार मैं नहीं, वो है। तो एक अभिनेत्री को या महत्वाकांक्षी अभिनेत्री को अपने घर पर बुलाकर यदि कोई निर्देशक काम की बातें करने के बहाने जी, अपना लिंग प्रदर्शन करता है, तो कसूर अभिनेत्री का नहीं होता है। मैंने तब भी उससे कहा था कि सर, बस कुछ ही दिन पहले मैंने अपना बाप खोया है, तो मेरी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि मैं इन चीजों के बारे में आपसे बात करूं। शायद उन्होंने अनसुनी कर दी हो मेरी बात को, या मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा होगा उन पर। तो तो मेरा शर्लिन, सवाल ये है कि क्या फिल्मी प्रलोभन देकर यूं कलाकारों को काम के बहाने बुलाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, ये क्या एक्सेप्टेबल है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक्सेप्टेबल है। जी शर्लिन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए किसी अच्छी सोसाइटी में। शर्लिन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने झेला और जिस चीज से आप होकर गुजरी, उसके बाद आप ही नहीं, कई और एक्ट्रेसेस ने भी ये इल्जाम जो है साजिद के ऊपर लगाया, उनको लेकर खुलासे किए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई अभिनेत्री इस तरह की चीज से होकर गुजरती है तो इंडस्ट्री के लोग उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, या बात को अनसुना कर दिया जाता है क्योंकि सामने एक पावरफुल इंसान है या फिर एक नामी इंसान है,
तो इसलिए इस चीज को अनदेखा कर दो, ठीक है कोई नहीं, नई लड़की है। तो क्या इंडस्ट्री का रवैया क्या होता है ऐसी चीजों को लेकर? इंडस्ट्री में तेरा मेरा बहुत चलता है, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू डील कर। ओके। ये ताज्जुब की बात है कि जो इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं वो आज भी अम, साजिद खान के साथ जुड़े हैं और उसका समर्थन करते हैं। अगर खुलेआम ना सही, कम से कम जहां तक मैं जानती हूँ, अनऑफिशियली उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों क्यों इन्हें साजिद खान का बर्ताव आपत्तिजनक नहीं लगता है या शर्मनाक नहीं लगता है? क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ या उनकी बहन नहीं हूँ या उनकी प्रेमिका नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं उनकी कुछ लगती तो शायद उन्हें ये सब आपत्तिजनक लगता या डिस्टर्बिंग लगता। तो ऐसा माइंडसेट क्यों है तेरा मेरा? क्या ये समस्या हम सबकी नहीं है? जी। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने इस उद्देश्य से कि आगे चलकर किसी भी लड़की का शोषण ना हो, ना साजिद खान के जरिए ना किसी और के जरिए किसी भी लड़की का शोषण ना हो, किसी भी लड़के का या लड़की के साथ जबरदस्ती ना हो। जी। तो कैसे किया जा सकता है ये? बाय क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। जी। वही मैं करना चाह रही हूँ इस माध्यम के जरिए। मैं न्यू कमर्स के न्यू कमर्स तक पहुंच मतलब उन तक ये संदेश पहुंचाना चाह रही हूँ कि आप प्लीज सतर्क हो जाएं और अपनी मानसिक स्थिति को एकदम मजबूत करके जाएं, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि कुछ भी हो सकता है। और प्लीज अकेले मत जाएं, किसी को साथ में लेकर जाएं। यू नो, जिया खान की बहन ने जो खुलासा किया है, उसके बाद एक बड़ा सवाल शर्लिन दिमाग में ये आता है कि जब कोई फिल्म के साथ कोई हीरोइन जुड़ी होती है और एक डायरेक्टर उसके साथ इस तरह की बदतमीजी करता है, तो प्रोडक्शन हाउस किस हद तक मदद करते हैं? आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, आपने कई सारी फिल्मों में काम किया है और लगातार बॉलीवुड को करीब से जाना है। तो क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि अगर किसी फिल्म के दौरान एक अदाकारा के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या प्रोडक्शन हाउस उसकी मदद करते हैं, करना चाहते हैं, या फिर वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को? क्योंकि जिया खान की बहन ने जो खुलासा किया उसके बाद तो बॉलीवुड को लेकर लोगों के दिमाग में कई सारे शक आ चुके हैं। जितना मैंने बॉलीवुड को जाना है, समझा है, मैं ये कह सकती हूँ कि दावे के साथ कह सकती हूँ कि बॉलीवुड में दोगलापन बहुत है। अ, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ और हैं। डिप्रेशन के नारे लगाते हैं लेकिन बंद कमरे में माल का सेवन करते हैं। फैमिली सेंटिमेंट्स की बात करते हैं खुले में, लेकिन बंद कमरे में लिंग प्रदर्शन करते हैं, लिंग स्पर्श करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि लोग बॉलीवुड की असलियत जाने। मैं यहाँ पर बॉलीवुड को बदनाम करने नहीं आई हूँ, उनकी सच्चाई दिखाने आई हूँ। बॉलीवुड का बहुत ही सिंपल फंडा है, बद रहो, बदनाम मत रहो। और मेरा फंडा बिल्कुल विपरीत है उसके। बदनाम बदनामी मुझे मंजूर है, लेकिन बद होना मंजूर नहीं है। मैं धूम्रपान नहीं करती, यानी धूम्रपान करना मैंने अक्टूबर 2017 में छोड़ा। शराब पीना मार्च 2020 में छोड़ा। नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करती हूँ। मेडिटेशन करती हूँ, व्यायाम करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ। तो मुझे क्यों नहीं मानते आप आदर्श अपना? लेकिन नहीं, आपको ऐसा कोई आदर्श नहीं चाहिए जो बदनाम हो। हाँ, बद हो चलेगा, अकेले में छुप छुप के माल का सेवन करे चलेगा, लेकिन ऐसे यू नो खुलेआम अंग प्रदर्शन जो करती हो, जो बदनाम हो, उसे आप एक बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं।
और जो ऐसे बंद कमरे में लिंग प्रदर्शन करे या लिंग स्पर्श करवाना चाहे, वो ठीक है आपके लिए, ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है? ये है आपका एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को मैं फ्लश करती हूँ, इस तरह की सोच को मैं फ्लश करती हूँ। दिस इज रिडिकुलस। ये समस्या हम सब की है। तो एज एज अ टीम, एज अ फैमिली, हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या मैं इस देश की बच्ची नहीं हूं? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूं? अच्छा, डीएनए मैच नहीं करता है तो कौन मैं कौन? अगर मैं आपकी बहन होती, आप फील नहीं करते मेरे लिए? आपकी बेटी होती, आप फील नहीं करते मेरे लिए? तो क्यों हम ऐसा सबके बारे में नहीं सोचते? मेरे पापा अगर उस समय नहीं गुजरे होते, मैं जरूर ये बात उनके साथ शेयर करती। मैं बताती उनको कि इस शख्स ने ऐसा किया मेरे साथ, मैं जरूर बताती उनको, और वो इस बंदे की खटिया खड़ी कर देते। लेकिन क्योंकि मैंने किसी और को अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं माना, किसी और को अपना माना ही नहीं सिवाय अपने पापा के, तो मैंने ये बात किसी और से शेयर नहीं की। इस इंसान को समझना चाहिए। तो क्या हुआ अगर किसी बच्ची का बाप नहीं है? तो क्या हुआ? आप जो गलत है वो गलत है।